दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर के 2017 में बोली गई 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है और इसमें टोटल 1600 शब्द होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे इसी तरह के और भी मैं सीरीज ला रहा हूँ जिसमें पार्लियामेंट में जो बोली गई डिक्टेशन थी उसकी सीरीज होगी। 140 160 की सारी सीरीज होगी और आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर 140 150 160 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में पहली बार मुझे भाषण करने का अवसर मिला है। इस सदन की गरिमा परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफ़ी अनुभवी दशकों से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी विराजमान हैं। जब मेरे जैसा एक नया व्यक्ति कुछ कह रहा है, यदि सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहाँ रखे हैं। मैंने करीब करीब सभी के भाषण सुने हैं। एक बात सही है और सभी ने कहा है कि आपने इतनी सारी बातें कही हैं, इन्हें किस तरह से करेंगे। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों ने सही विषय को उठाया है और यह मन में आना बहुत स्वाभाविक है। यहाँ बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अभी तक नहीं हुआ इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसे पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सिर्फ परंपरा नहीं है, हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक आदेश है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है। यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है जो हमें काम करने की प्रेरणा देगी। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमें हमेशा एक गरिमा देनी चाहिए, उसे गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन में हम सभी को मिलकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। महोदय, जब चुनाव हुए थे तो उस समय तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता की उम्मीदों के दूत हैं। सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसे पूर्ण करना होगा। किसी का दायित्व अगर हमारे कामों में कुछ कमी रहती है तो उसके विरोध में पूरी आवाज़ उठाना होता है। यह भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिलकर उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा है कि इस सदन में जो भी विषय आए हैं उनके ऊपर पूरी तरह से सकारात्मक माहौल नजर आया है। यहाँ जो मुद्दे उठाए गए उनके भीतर भी एक आशा थी। देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस आशा के साथ इस सदन को चुना है उसकी आवाज़ इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हो सबकी बातों में दिखाई दी है। यह भारत के आने वाले भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चुनाव, मतदाता और परिणाम की सराहना की है। मैं भी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कई वर्षों के बाद इस देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए मत देकर विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हमें पूर्ण करना है, लेकिन हमें एक बात सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस रूप में संसार में हमारा उल्लेख होता है, लेकिन यह समय की मांग है कि विश्व के सामने हम एक बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं। हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत ऊंची हैं। हमारे सामान्य और अनपढ़ व्यक्ति में भी लोकतंत्र के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से पूर्ण करने के लिए वह कितना जागृत है। हमारी इस ताकत को क्या कभी दुनिया में सही रूप में प्रस्तुत किया गया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को हम यह सब बातें विस्तार से बताएं। हम विश्व को हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रभावित करें।
पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर भी जितने मतदाता हैं उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ चुनावों में भाग लेते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। भारत के इस सामर्थ्य को कभी क्या विश्व के सामने हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूँ कि यह हम सबका दायित्व बनता है। यह बात सही है कि कुछ कमी है। इतने सालों की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिल जाता है तो सिर उठा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी कभी उसका व्यक्तित्व भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी बातों से बाहर निकलकर भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र जिसका इन चुनावों में जिस प्रकार का रूप उभर कर आया है, उसको देखते हुए अब हमें विश्व के सामने ताकतवर देश के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। हमें दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके सीना तान कर भारत के गरीबों के सामर्थ्य को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए और उसको एक ताकत के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। भारत का गौरव और गरिमा इसके कारण बढ़ सकते हैं। यह बात सही है कि इस देश का सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब आदमी का है। सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लाभ के लिए होनी चाहिए? मेरा कहना है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। यदि किसी अमीर व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो दुनिया का कोई भी शिक्षक उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हो सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया तो उसके लिए बड़े बड़े निजी अस्पताल हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? उसके नसीब में तो वह सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वह सरकारी अस्पताल है। और इसीलिए सरकार का यह सबसे पहला दायित्व है कि वह गरीबों की सुने और गरीबों के लिए कार्य करे। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं, तो देश की जनता हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम तो आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के कल्याण के काम को प्राथमिकता देने के लिए ही सत्ता में आए हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता है। अंतिम व्यक्ति का कल्याण ही हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वह ताकत लानी है जिससे वह गरीबी के खिलाफ लड़ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा जरिया शिक्षा होती है। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन अशिक्षा से मुक्ति है। अगर गरीबों में अशिक्षा की व्यवस्था है, अगर हम उसमें से उसे बाहर लाने में सफल होते हैं तो इस देश का गरीब किसी पर निर्भर रहने की इच्छा नहीं रखता है। वह अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। हम उसकी उस मूलभूत ताकत को पकड़कर उसे बल देने का प्रयास करेंगे। इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने के लिए बनाई जाएंगी। गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देना ही सरकार का काम होगा। शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए काम में आए, उस दिशा में प्रयास होगा। महोदया, हम सदियों से कहते आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यह गांवों का देश है। ये नारे तो बहुत अच्छे लगे, सुनना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आज अपने सीने पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि हम हमारे गांव के जीवन को बदल पाए हैं, हमारे किसानों के जीवन को बदल पाए हैं? यहाँ मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि भारत के गांवों के जीवन को बदलने के लिए हम उसको प्राथमिकता दें। किसानों के जीवन को बदलने के लिए कृषि को प्राथमिकता दें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस बात को करने के लिए हमने कोशिश की है। यहाँ एक विषय ऐसा भी आया कि कैसे करेंगे, शहर की होगी और आत्मा गांव की होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने देखा है कि गांव की पहचान गांव की आत्मा में बसी हुई है। गांव में एक बारात आती है तो पूरे गांव को लगता है कि हमारे गांव की बारात है। गांव में एक मेहमान आता है तो पूरे गांव को लगता है कि यह हमारे गांव का मेहमान है। यह हमारे देश की एक अनमोल विरासत है। इसको
बनाना है, इसको बचाए रखना है। लेकिन क्या हमें हमारे गांव के लोगों को आधुनिक सुविधा से वंचित रखना चाहिए? मैं अनुभव से कहता हूं कि अगर गांव को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएं तो गांव देश की प्रगति में ज़्यादा योगदान कर सकता है। अगर गांव में भी बिजली हो, अगर गांव को भी सड़क मिले, गांव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले, तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति शहर के किसी भी व्यक्ति से कम नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि हमारे गांव में अच्छे शिक्षक नहीं हैं, तो हमें हमारे देश के बच्चों के लिए अच्छे शिक्षकों का प्रबंध करना है। हम तभी उनका भविष्य संवार सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट के 2017 के एग्जाम में बोली गई पैसेज है, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। मैं भी उसी को 160 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला हूँ। 9 सेकंड थोड़ा कम है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे ही डिक्टेशन में पार्लियामेंट के जो 17 में बोले गए, ऐसे ही सीरीज लाता रहूँगा और भी नए नए डिक्टेशन लाऊंगा जो पार्लियामेंट रिपोर्टर के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप 160 की गति से लिखे, 140 पे भी लाता हूँ, उसे भी लिखें, क्योंकि वैसा भी पैसेज आ सकता है 160 में या 140 में, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस जरूर करें। 140 का, 150 का, 160 का, इन सारी का सीरीज मैं चला रहा हूँ। आप उन सीरीज को देखने के लिए हमारे ये आप लास्ट में एंड स्क्रीन में देख सकते हैं या हमारे वो कार्ड में देख सकते हैं, ये मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूं। तो इन सीरीज को लिखने के लिए आप लिखते रहें। हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 140, 150, 160 शब्द प्रति मिनट की गति से भी लिख सकते हैं। मैं पेपर भी लाता हूं, उसकी भी प्रैक्टिस करें। तो आप तैयारी करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।